पद्मावती की कहानी रियल है या फेक, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती का जो वर्णन किया है उसके अनुसार भी फिल्म में दिखाई गई कहानी फिट नहीं बैठती। फिल्म देखने पर बस इतना समझ आया कि कहानी को वास्तविकता के पन्नों पर उतारने की कोशिश की गई है। पद्मावत सन 1540 में सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य कविता है। उन्होंने इसे हिंदुस्तानी भाषा अवधी में लिखा, मूल रूप से फारसी नास्तलिक लिपि में। ये अवधि में सबसे पुरानी मौजूदा रचना है। इस काल के सूफी साहित्य का एक प्रसिद्ध अंश जो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की रानी पद्मावती के बारे में एक अलंकारिक और काल्पनिक कहानी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के पति रतन सेन ऐतिहासिक शख्सियत हैं, जबकि पद्मावती के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। इस कहानी में सिंघल साम्राज्य की राजकुमारी पद्मावती और एक बात करने वाला तोता जिसका नाम हीरामन होता है, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। पद्मावती के पिता को ये दोस्ती पसंद नहीं होती और इस वजह से वे तोते को मारने का आदेश दे देते हैं। तोता सजा से बचने के लिए भाग जाता है, लेकिन एक पक्षियों को पकड़ने वाला उसे पकड़ लेता है और चित्तौड़ के राजा रतन सेन को दे देता है। फाइनली वो तोता चित्तौड़ के राजा रतन सेन को पद्मावती की सुंदरता के बारे में बता देता है। अब ऑब्वियसली ऐसा तो मलिक मोहम्मद जायसी को बताना ही होगा, क्योंकि आखिर 7 समुंदर दूर तक रानी पद्मावती के बारे में रतन सेन को पता कैसे चलता। इसलिए कुछ ना सही तो तोता ही सही। तोता राजा को पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताता है और रतन सेन सिंघल साम्राज्य का दौरा करने निकल पड़ते हैं अपने 16,000 जागीरदारों और राजकुमारों के साथ, और साथ में तोता भी। वे 7 समुद्रों को पार करके सिंघल पहुंच जाते हैं। वहां वो पद्मावती को पाने के लिए एक मंदिर में तपस्या करने लग जाते हैं। पद्मावती मंदिर तो आती हैं, लेकिन रतन सेन से बिना मिले लौट जाती हैं। ये बात भी तोता रतन सेन को बताता है कि पद्मावती यहाँ आई थी। पद्मावती की याद में रतन सेन मंदिर में ही सुसाइड करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी गॉड शिवा और देवी पार्वती वहां प्रकट हो जाती हैं और रतन सेन को सिंघल के किले पर हमला करने की सलाह देती हैं। तपस्वियों के वेश में रतन सेन और उनके साथी किले पर हमला करते हैं, लेकिन गंधर्व सेन उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। जैसे ही रतन सेन को फांसी दी जाने वाली होती है कि तभी पता चलता है कि वो राजा रतन सेन हैं। इसके बाद गंधर्व सेन पद्मावती का विवाह रतन सेन से कर देते हैं और रतन सेन के साथ जो 16,000 साथी होते हैं उनके लिए भी 16,000 पद्मिनी महिलाओं की व्यवस्था करते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि पद्मिनी उन 4 तरह की महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं जो आम तौर पर केवल सिंघल में पाई जाती हैं। पद्मावती और रतन सेन का सिंघल में विवाह हो जाता है और दूसरी तरफ रतन सेन की पहली पत्नी नागमती चित्तौड़ में उनका इंतजार कर रही होती हैं। वो सिंघल को संदेश भेजने के लिए एक चिड़िया को भेजती हैं, जिसके बाद रतन सेन चित्तौड़ लौटने का फैसला करते हैं। रतन सेन को धरती की सबसे खूबसूरत महिला से शादी करने पर घमंड आ जाता है, इसलिए उन्हें वापसी के दौरान एक समुद्री तूफान की सज़ा मिलती है। रतन सेन और पद्मावती इस तूफान से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके सभी 16,000 साथी इस तूफान में मर जाते हैं। इसके बाद समुद्र की बेटी देवी लक्ष्मी पद्मावती के रूप में उनके सामने आती हैं और पद्मावती के लिए रतन सेन के प्यार का इम्तिहान लेती हैं। रतन सेन परीक्षा में पास हो जाते हैं, जिसके बदले में समुद्र और देवी लक्ष्मी उन्हें उपहारों से पुरस्कृत करते हैं। इन उपहारों के साथ वे पुरी में एक नया दल बनाते हैं और चित्तौड़ लौट जाते हैं। चित्तौड़ में पद्मावती और नागमती रतन सेन का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए होड़ शुरू कर देती हैं, लेकिन फिर रतन सेन उन्हें फटकार लगाते हैं और दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करते हैं। इसी बीच राजा रतन सेन एक ब्राह्मण दरबारी राघव चेतन को धोखेबाजी करने के कारण सजा के तौर पर दरबार से भगा देते हैं। पद्मावती राघव को दिलासा देते हुए अपनी चूड़ी उपहार में देती है। बस यहीं से राघव का दिमाग ठनक जाता है और वो सीधा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है। जब अलाउद्दीन चूड़ी के बारे में पूछता है तो वो पद्मावती की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन को बताता है। इसके बाद अलाउद्दीन पद्मावती को पाने की इच्छा से चित्तौड़ को घेर लेता है और राजा रतन सेन से पद्मावती की मांग करता है। रतन सेन इसके बदले कुछ और देने की पेशकश करता है। अलाउद्दीन रतन सेन के प्रस्ताव को नामंजूर कर देता है और किले की घेराबंदी जारी रखता है। आखिर में सुलह की कोशिश में रतन सेन अलाउद्दीन को किले के अंदर मेहमान के रूप में बुलाते हैं।
तब अलाउद्दीन महल के अंदर जाता है तो उसे पद्मावती की एक झलक मिल जाती है। फिर अलाउद्दीन रतन सेन को पकड़कर अपने कब्जे में लेकर दिल्ली लौट जाता है। पद्मावती गोरा और बादल से रतन सेन को मुक्त करवाने के लिए मदद करने के लिए कहती हैं। गोरा, बादल और उनके साथी पद्मावती महिलाओं के वेश में दिल्ली के किले में प्रवेश करते हैं। वे रतन सेन को मुक्त करा देते हैं, लेकिन भागने के दौरान गोरा लड़ते हुए मारा जाता है, जबकि बादल रतन सेन को चित्तौड़ ले जाता है। इधर रतन सेन की गैर मौजूदगी में कुंभलनेर का शासक देवपाल पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव रखता है। जब रतन सेन वापस आता है तो रतन सेन को इस बारे में पता चलता है। वो देवपाल को सजा देने का फैसला करता है। दोनों के बीच एकल युद्ध होता है, जिसमें रतन सेन और देवपाल एक दूसरे को मार देते हैं। इसी बीच अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़ पहुंच जाती है। नागमती और पद्मावती किले की अन्य महिलाओं के साथ जौहर यानी सामूहिक आत्महत्या कर लेती हैं, जबकि बाकी पुरुष लड़ते हुए मारे जाते हैं और इस तरह अलाउद्दीन के हाथ में एक खाली किला आता है। अलाउद्दीन रतन सेन और उनकी पत्नियों पद्मावती और नागमती की राख को उठाता है और कहता है कि वो इससे बचना चाहता था। अलाउद्दीन आगे कहता है, इच्छा अतृप्त और स्थायी होती है, लेकिन ये दुनिया मायावी और क्षणिक है और मनुष्य की अतृप्त इच्छा तब तक बनी रहती है जब तक जीवन समाप्त नहीं हो जाता और अपनी कब्र तक नहीं पहुंच जाता। तो ये थी कहानी रानी पद्मावती, राजा रतन सेन और अलाउद्दीन की। आइए अब इतिहासकारों के दृष्टिकोण से इसकी वास्तविकता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फरिश्ता और हाजी उद दबीर जैसे बाद के मध्यकालीन फारसी इतिहासकारों ने पद्मावती कथा को इतिहास के रूप में अपनाया, लेकिन उनके तथ्यों में कई विसंगतियां पाई जाती हैं। बाद के राजपूत मंडलों ने भी ऐतिहासिक तथ्यों पर विचार किए बिना इस कहानी को खूब प्रचारित किया। हेमरतन की गोरा बादल पद्मिनी चौपाई इस कहानी का पहला लोकप्रिय राजपूत रूपांतरण बन गया। पद्मावती के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाओं में घनिष्ठ समानताओं से ये पता चलता है कि सभी कहानियाँ जायसी के पद्मावत पर आधारित हैं। निकोलाओ मनुची ने अपनी स्टोरिया डो मोगोर में भी इस कहानी का उल्लेख किया है, लेकिन इसे 16वीं शताब्दी के राजा अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान का बताया गया है, न कि अलाउद्दीन के समय का। इतिहासकार किशोरी सरनलाल पद्मावत कथा में कई विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि रतन सिंह 1301 में गद्दी पर बैठे थे और 1303 में अलाउद्दीन से हार गए थे, जबकि पद्मावत का दावा है कि रतन सिंह ने पद्मावती की खोज में 12 साल बिताए और फिर 8 साल अलाउद्दीन के साथ संघर्ष में। सरनलाल बाद के मध्यकालीन इतिहासकारों के व्याख्यानों में भी विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए फरिश्ता कहता है कि अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खान को 1304 में चित्तौड़ को खाली करने का आदेश दिया और फिर रतन सिंह के एक भतीजे को अपना नया गवर्नर नियुक्त किया और खिज्र खान ने 1304 के बाद चित्तौड़ छोड़ दिया। सरनलाल के अनुसार जायसी स्वयं सुझाव देते हैं कि पद्मावती एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं बल्कि केवल एक दृष्टांत है, क्योंकि लेखक ने इस कहानी में चित्तौड़ को शरीर के रूप में, राजा रतन सेन को दिमाग के रूप में, सिंघल को हृदय के रूप में, पद्मावती को ज्ञान के रूप में और अलाउद्दीन को वासना यानी इच्छा के रूप में उल्लेख किया है। सरनलाल ने निष्कर्ष निकाला कि इस कहानी में एकमात्र ऐतिहासिक तथ्य ये है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और किले की महिलाओं, जिसमें रतन सेन की रानी भी थी, उन सब की जौहर में मृत्यु हो गई। बनारसी प्रसाद सक्सेना का मानना है कि जौहर कथा भी एक मनगढ़ंत कहानी है और उनका तर्क है कि समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो ने रणथंभौर की पिछली विजय के दौरान जौहर का उल्लेख किया है, लेकिन चित्तौड़ में किसी जौहर का उल्लेख नहीं किया है। पद्मावत कविता जायसी के अपने शब्दों के साथ समाप्त होती है। मैंने कहानी बनाई है और इसे संबंधित किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहासकार आदित्य मुखर्जी के अनुसार समकालीन काल में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। उस समय के लेखक और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने पद्मावती का कोई लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया है। मुखर्जी कहते हैं कि पद्मावती घटना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये कहानी एक कवि की कल्पना है, इसलिए इसे निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में मानना असंभव है।